नमस्कार। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बड़े घर की बेटी। बेनी माधव सिंह मौझा गौरीपुर के जमींदार और नंबरदार थे। उनके बुजुर्ग किसी जमाने में बड़े साहिबे सरवत थे। पुख्ता तालाब और मंदिर उनकी यादगार हैं। कहते हैं इस दरवाजे पर पहले हाथी झूमता था। उस हाथी का मौजूदा नेम उल बदल एक बूढ़ी भैंस थी जिसके बदन पर मांस नहीं था, लेकिन शायद वह बहुत दूध देती थी, क्योंकि हर वक्त एक ना एक आदमी हांडी लिए उसके सर पर सवार रहता था। बेनी माधव सिंह ने निस्फ से जायद जायदाद वकीलों के हवाले की और अब उनकी सालाना आमदनी 1000 से ज्यादा नहीं थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्री कंठ सिंह था। उसने एक मुद्दत दराज की मेहनत के बाद BA की डिग्री हासिल की थी और अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ चेहरा और चौड़ा सीना उसे भैंस का 2 सेर ताजा दूध का नाश्ता कराता था। श्रीकंठ उससे बिल्कुल विपरीत थे। इन जाहिरी खूबियों को उन्होंने BA की 2 अंग्रेजी हुरूफ पर कुर्बान कर दिया था। इन्हीं 2 हरफों ने उनके सीने की कुशादगी, कद की बुलंदी और चेहरे की चमक सब हजम कर ली थी। ये हजरत अब अपना वक्त फुर्सत तिब के अध्ययन में बिता रहे थे। आयुर्वेदिक दवाओं पर उनका ज्यादा अकीदा था। शाम सवेरे उनके कमरे से अक्सर खरल की खुशगवार पैहम आवाजें सुनाई दिया करती थीं। लाहौर और कलकत्ता के वैद्यों से उनकी बहुत खतो किताबत रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के बावजूद अंग्रेजी मुआशरत के बहुत समर्थक नहीं थे, बल्कि इसके विपरीत वह अक्सर बड़ी शिद्दत से इसकी निंदा किया करते थे। इसी वजह से गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। दशहरे के दिनों में वह बड़े जोश से रामलीला में शरीक होते और खुद हर रोज कोई न कोई रूप भरते। उन्हीं की जात से गौरीपुर में रामलीला का अस्तित्व हुआ। पुराने रस्मो रिवाज का उनसे ज्यादा पुरजोश वकील मुश्किल से होगा। खासकर संयुक्त खानदान के वह जबरदस्त हामी थे। आजकल बहुओं को अपने कुनबे के साथ मिलजुल कर रहने में जो हैरत होती है, उसे वह देश और कौम के लिए फाले बद समझते थे। यही वजह थी कि गांव की बहुएं उन्हें स्वीकार्यता की निगाह से नहीं देखती थीं, बल्कि कई शरीफजादियां तो उन्हें अपना दुश्मन मानती थीं। खुद उनकी पत्नी उनसे इस मुद्दे पर अक्सर जोर शोर से बहस करती थीं, लेकिन यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर देवर जेठ से नफरत थी, बल्कि उसका ख्याल था कि अगर गम सहने और तर्क करने के बावजूद कुनबे के साथ निबाह न हो सके, तो हर रोज की तकरार से जिंदगी को कड़वा करने के बजाय यही बेहतर है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े ऊंचे खानदान की लड़की थी। उसके पिता एक छोटी सी रियासत के तल्लुकेदार थे। आलीशान महल, एक हाथी, 3 घोड़े, 5 वर्दीपोश सिपाही, फिटन, बहलियाओं, शिकारी कुत्ते, बाज, बहरी, शिखरे, जर्रे, फर्श फरोश, शीशा आलात, ऑनरेरी मजिस्ट्रेटी और कर्ज, जो एक मुअज्जज तल्लुकेदार के लवाजिम हैं, वह इनसे भरपूर थे। भूप सिंह नाम था। वह फराख दिल और हौसलामंद आदमी थे, लेकिन किस्मत की खामी से एक भी लड़का नहीं था। 7 लड़कियां हुईं और 7 जिंदा रहीं। अपने बराबर या ज्यादा ऊंचे खानदान में उनकी शादी करना अपनी रियासत को मिट्टी में मिलाना था। पहले जोश में उन्होंने 3 शादियां दिल खोलकर की, लेकिन जब 15-20 हजार के मकरूज हो गए तो आंखें खुलीं, हाथ पैर पीट लिए। आनंदी चौथी लड़की थी, लेकिन अपनी सभी बहनों से ज्यादा हसीन और नेक थी। इसी वजह से ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। हसीन बच्चे को शायद उसके माँ बाप भी ज्यादा प्यार करते हैं। ठाकुर साहब बड़े पसोपेश में थे कि इसकी शादी कहाँ करें। न तो वह यही चाहते थे कि कर्ज का बोझ बढ़े, और न यही मंजूर था कि उसे अपने आप को बदकिस्मत समझने का मौका मिले। एक रोज श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे के लिए रुपया मांगने आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उनके तौर तरीके पर रींझ गए, खींचतान कर झांचे मिलाए गए और शादी धूमधाम से हो गई। आनंदी देवी जब अपने नए घर में आईं तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिन दिलचस्पियों और तफरीहों की वह बचपन से आदी थी, उनका यहाँ कोई वजूद नहीं था। हाथी घोड़ों का तो जिक्र क्या, कोई सजी हुई खूबसूरत बहली भी नहीं थी।
रेशमी स्लीपर साथ लाई थीं, लेकिन यहां बाग कहां। मकान में खिड़कियां तक नहीं थीं, न जमीन पर फर्श, न दीवारों पर तस्वीरें। यह एक सीधा सादा दहकानी मकान था। आनंदी ने थोड़े ही दिनों में इन तब्दीलियों से अपने आप को इस कदर मानूस बना लिया जैसे उसने तकल्लुफात कभी देखे ही नहीं। एक दिन दोपहर के वक्त लाल बिहारी सिंह 2 मुर्गाबियां लिए हुए आए और बहन से कहा, जल्दी से गोश्त पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी खाना पकाकर उनकी इंतजार कर रही थी। गोश्त पकाने बैठी, लेकिन हांडी में देखा तो घी पांव भर से ज्यादा नहीं था। बड़े घर की बेटी किफायत शियारी का सबक अभी अच्छे से नहीं पढ़ी थी। उसने सारा घी गोश्त में डाल दिया। लाल बिहारी सिंह खाने बैठे तो दाल में घी नहीं था। दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने कहा, घी सब गोश्त में पड़ गया। लाल बिहारी ने कहा, अभी परसों घी आया था, इतनी जल्दी कैसे उठ गया? आनंदी ने कहा, आज तो कुल पांव भर था, वह मैंने गोश्त में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह भूख से बावला इंसान जरा जरा बात पर तुनक जाता है। लाल बिहारी सिंह को बहन की यह जबान दराजी बहुत बुरी मालूम हुई। तीखे होकर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, औरत गालियां सहती है, मार सहती है, लेकिन मैके की निंदा उसे सहन नहीं होती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी रोज नाई कहार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है कि तालू से जबान खींच लूं। आनंदी को भी गुस्सा आ गया, चेहरा सुर्ख हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चखा देते। अब नौजवान उजड्ड ठाकुर से जब्त न हो सका। उसकी पत्नी एक मामूली जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊं उठाकर आनंदी की तरफ जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर बोली हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊं रोकी, सर बच गया, लेकिन उंगली में सख्त चोट आई। गुस्से के मारे हवा के हिलते हुए पत्ते की तरह कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। औरत का जोर और हौसला, गुरूर ओ इज्जत पति की जात से है, उसे पति ही की ताकत और हिम्मत का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह हर शंबा को अपने मकान पर आया करते थे। ये जुमेरात का वाकया था। 2 दिन तक आनंदी ने न कुछ खाया न पिया और उनकी राह देखती रही। आखिरकार शंबा शाम के वक्त आए और बाहर बैठकर कुछ मुल्की और माली खबरें, कुछ नए मुकद्दमात की तजवीजें और फैसले बयान करने लगे। सिलसिला ए तकरीर रात के 10 बजे तक जारी रहा। 2-3 घंटे आनंदी ने बेइंतिहा इज्तिराब के आलम में बिताए। खाने का वक्त आया तो पंचायत उठी। जब तखलिया हुआ, लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा घर में समझा दीजिएगा कि जबान संभालकर बातचीत किया करें, वरना नाहक एक दिन खून हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने शहादत दी, बहू बेटियों की ये आदत अच्छी नहीं कि मर्दों के मुंह लगें। लाल बिहारी ने कहा, वो बड़े घर की बेटी हैं तो हम लोग भी कोई कुर्मी का हार नहीं है। श्रीकंठ ने पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ गईं। मैके के सामने हमें तो कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खाने के बाद आनंदी के पास गए। वो भी भरी बैठी थी। इस समय वे भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मिजाज तो अच्छा है? श्रीकंठ बोले, बहुत अच्छा है। ये आजकल तुमने घर में क्या तूफान मचा रखा है? आनंदी के तेवरों में बल पड़ गए और झुंझलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ ने कहा, इस कदर तेज क्यों होती हो, कुछ बात तो कहो। आनंदी बोली, क्या कहूं, किस्मत की खूबी है, वरना एक गंवार लौंडा जिसे चपरासी गिरी करने की भी तमीज नहीं, मुझे खड़ाऊं से मारकर यूं न अकड़ता फिरता, बोटियां नुचवा लेती। इस पर तुम पूछते हो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है। श्रीकंठ ने कहा, आखिर कुछ कैफियत तो बयान करो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। आनंदी ने कहा, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे गोश्त पकाने को कहा। घी पांव भर से कुछ ज्यादा था, मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जब खाने बैठे तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? बस उसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे बर्दाश्त न हो सका। मैंने कहा कि वहां इतना घी नाई कहार खा जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती।
बस इतनी सी बात पर उस जालिम ने मुझे खड़ाऊं फेंक मारी। अगर हाथ से न रोकती तो सर फट जाता। उसे पूछो कि मैंने जो कुछ कहा है सच है या झूठ। सिरीकंठ की आंखें लाल हो गईं। बोले, यहां तक नौबत पहुंच गई। ये लौंडा तो बड़ा शरीर निकला। आनंदी रोने लगी, जैसे औरतों का कायदा है, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहता है। औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर रंग का काम करते हैं। सिरीकंठ के मिजाज में धम्मुल बहुत था। उन्हें शायद कभी गुस्सा आया ही नहीं था, मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहरीली शराब का काम किया। रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरे होते ही अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब मेरा निबाह इस घर में न होगा। ये और इसी मानी के दूसरे जुमले जबान से निकालने के लिए सिरीकंठ सिंह ने अपने कई हम झोलियों को बार बार आड़े हाथों लिया था। जब उनका कोई दोस्त उनसे ऐसी बातें कहता तो वो मज़हका उड़ाते और कहते, तुम बीवियों के गुलाम हो, उन्हें काबू में रखने के बजाय खुद उनके काबू में हो जाते हो। मगर हिंदू मुश्तरका खानदान का यह पुरजोश वकील आज अपने बाप से कह रहा था, दादा, अब मेरा निबाह इस घर में न होगा। नासेह की जबान उसी वक्त तक चलती है जब तक वो इश्क के करिश्मों से बेखबर रहता है। आजमाइश के बीच में आकर जब्त और इल्म रुखसत हो जाते हैं। बेनी माधव सिंह घबराकर उठ बैठे और बोले, क्यों? सिरीकंठ ने कहा, इसीलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हठधर्मी का बर्ताव होता है। जिनको बड़ों का अदब होना चाहिए वो उनके सर चढ़ते हैं। मैं तो दूसरे का गुलाम ठहरा, घर पर रहता नहीं, और यहां मेरे पीछे औरतों पर खड़ाऊं और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक मजाइका नहीं, कोई एक की दो कह ले। यहां तक मैं जब्त कर सकता हूं, मगर ये नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। सिरीकंठ हमेशा उनका अदब करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर लाजवाब हो गया। सिर्फ इतना बोला, बेटा, तुम अक्लमंद होकर ऐसी बातें करते हो। औरतें इसी तरह घर तबाह कर देती हैं। उनका मिजाज बढ़ाना अच्छी बात नहीं। सिरीकंठ ने कहा, इतना मैं जानता हूं, आपकी दुआ से ऐसा अहमक नहीं हूं। आप खुद जानते हैं कि इस गांव के कई खानदानों को मैंने अलहदगी की आफतों से बचा दिया है। मगर जिस औरत की इज्जत ओ आबरू का मैं ईश्वर के दरबार में जिम्मेदार हूं, उस औरत के साथ ऐसा जालिमाना बर्ताव मैं नहीं सह सकता। आप यकीन मानिए, मैं अपने ऊपर बहुत झब्र कर रहा हूं कि लाल बिहारी की घोषमाली नहीं करता। अब बेनी माधव भी गरमाए। ये कुफ्र ज्यादा न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है। उससे जब कभी भूल चूक हो तुम उसके कान पकड़ो। मगर सिरीकंठ ने कहा, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधव बोले, औरत के पीछे। सिरीकंठ ने कहा, जी नहीं, उसकी गुस्ताखी और बेरहमी के बाइस। दोनों आदमी कुछ देर तक खामोश रहे। ठाकुर साहब लड़के का गुस्सा धीमा करना चाहते थे, मगर ये तस्लीम करने को तैयार न थे कि लाल बिहारी से कोई गुस्ताखी या बेरहमी वकुआ में आई। इसी आसना में कई और आदमी हुक्का तंबाकू उड़ाने के लिए आ बैठे। कई औरतों ने जब सुना कि सिरीकंठ बीवी के पीछे बाप से आमादा एजंग है, तो उनका दिल बहुत खुश हुआ और तरफैन की शिकवा आमेज बातें सुनने के लिए उनकी रूहें तड़पने लगीं। कुछ ऐसे हासिद भी गांव में थे जो इस खानदान की सलामत रवि पर दिल ही दिल में जलते थे। सिरीकंठ बाप से दबता था, इसलिए वो खतावार है। उसने इतना इल्म हासिल किया, ये भी उसकी खता है। बेनी माधव सिंह बड़े बेटे को बहुत प्यार करते हैं, ये बुरी बात है। वो बिना उसकी सलाह के कोई काम नहीं करते, ये उनकी हिमाकत है। इन ख्यालात के आदमियों की आज उम्मीदें भर आईं। हुक्का पीने के बहाने से, कोई लगान की रसीद दिखाने के हीले से आ आकर बैठ गए। बेनी माधव सिंह पुराना आदमी थे, समझ गए कि आज ये हजरत फूले नहीं समाते। उनके दिल ने यह फैसला किया कि उन्हें खुश न होने दूंगा, खवाह अपने ऊपर कितना ही जब्र हो। यकायक लहजाए तकरीर नर्म करके बोले, बेटा, मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जो चाहो करो। अब तो लड़के से खता हो गई। इलाहाबाद का नौजवान, झल्लाया हुआ ग्रेजुएट, इस घात को न समझा। अपने डिबेटिंग क्लब में उसने अपनी बात पर अड़ने की आदत सीखी थी, मगर अमली मुबाहिसों के दांव पेच से वाकिफ न था। इस मैदान में वो बिल्कुल अनाड़ी निकला।
बाप ने जिस मतलब से पहलू बदला था वहां तक उसकी निगाह न पहुंची। बोला, मैं लाल बिहारी सिंह के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बाप ने कहा, बेटा, तुम अक्लमंद हो और अक्लमंद आदमी गंवारों की बात पर ध्यान नहीं देता। वो बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ खता हुई है उसे तुम बड़े होकर मुआफ कर दो। बेटा ने कहा, उसकी ये हरकत मैं हरगिज मुआफ नहीं कर सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही रहूंगा। आपको अगर उससे ज्यादा मोहब्बत है तो मुझे रुखसत कीजिए, मैं अपना बोझ आप उठा लूंगा। अगर मुझे रखना चाहते हो तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए या हुक्का पी ले या पान खा ले। अपने पिता का भी इतना ख्याल नहीं रखता था। श्रीकंठ को भी उससे दिली मोहब्बत थी। उन्होंने कभी उसे होश में घुड़कने तक नहीं दिया। जब इलाहाबाद से आते तो जरूर उसके लिए कोई न कोई तोहफा लाते। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा कर दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से 1.5 जवान को नागपंचमी के दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने खुशी से अखाड़े में जाकर उसे गले से लगा लिया था और 5 रुपये के पैसे लुटाए थे। आज ऐसे भाई के मुंह से ऐसी जिगरदोज बातें सुनकर लाल बिहारी सिंह को बड़ा मलाल हुआ। उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया। वह फूट कर रोने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि वह अपने फेल पर खुद को नादान मानता था। भाई के आने से एक दिन पहले से उसका दिल हर वक्त धड़क रहा था कि देखूं भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा, मैं उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया उसे बुलाकर समझा देंगे। इस उम्मीद के खिलाफ आज वह उन्हें अपनी सूरत से बेझार पाता था। वह जाहिल था, लेकिन उसका दिल कहता था कि भैया उसके साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर श्रीकंठ उसे अकेला बुलाकर 2-4 मिनट सख्त बातें करते, बल्कि 2-4 तमाचे भी लगाते, तो शायद उसे इतना मलाल न होता। लेकिन भाई का यह कहना कि अब वह उसकी सूरत से नफरत रखता है, लाल बिहारी से सहा नहीं गया। वह रोता हुआ घर में आया और कोठरी में जाकर कपड़े पहने, फिर आंखें पोंछीं ताकि कोई यह न समझे कि वह रोता था। तब आनंदी देवी के दरवाजे पर आकर बोला, भाभी, भैया ने यह फैसला किया है कि वह मेरे साथ इस घर में नहीं रहेंगे। वह अब मेरा मुंह देखना नहीं चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूं। मुझे जो खता हुई है उसे मुआफ करना। ये कहते कहते लाल बिहारी की आवाज भारी हो गई। जिस वक्त लाल बिहारी सिंह सर झुकाए आनंदी के दरवाजे पर खड़ा था, उसी वक्त श्रीकंठ भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखकर नफरत से आंखें फेर लीं और कतरा कर निकल गए, मानो उसके साए से भी परहेज हो। आनंदी ने लाल बिहारी सिंह की शिकायत तो अपने पति से की, लेकिन अब दिल में पछता रही थी। वह तबन नेक औरत थी। उसके ख्याल में भी न था कि यह मामला इस कदर तूल खींचेगा। वह दिल ही दिल में अपने पति पर झुंझला रही थी कि इस कदर गर्म क्यों हो रहे हैं। उसे यह डर था कि कहीं पति उसे इलाहाबाद चलने को न कहने लगे तो फिर वह क्या करेगी। उसके चेहरे पर जर्दी छा गई थी। इसी हालत में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूं, मुझसे जो कुछ खता हुई है मुआफ करना, तो उसका रहा सहा गुस्सा भी पानी हो गया। वह रोने लगी। दिलों का मैल धोने के लिए आंसू से ज्यादा कारगर कोई चीज नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ ने कहा, तो मैं क्या करूं? आनंदी बोली, अंदर बुला लो, मेरी जबान को आग लगे, मैंने कहां से वह झगड़ा उठाया। श्रीकंठ ने कहा, मैं नहीं बुलाने का। आनंदी ने कहा, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि आ गई है, ऐसा ना हो कहीं चल दें। श्रीकंठ ने न उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा सलाम कह दो। वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी सिंह इतना कहकर लौट पड़ा और तेजी से बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। अचानक आनंदी अपने कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे की तरफ देखा और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझको जाने दो। आनंदी ने कहा, कहां जाते हो? लाल बिहारी ने कहा, जहां कोई मेरा मुंह न देखे। आनंदी ने कहा, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी ने कहा, मैं लोगों के साथ रहने के काबिल नहीं हूं। आनंदी ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, अब एक कदम भी आगे न बढ़ाना,
लाल बिहारी ने कहा। जब तक मुझे यह न मालूम हो जाएगा कि भैया के दिल में मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं है, तब तक मैं इस घर में हरगिज नहीं रहूंगा। आनंदी ने कहा, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूं कि तुम्हारी तरफ से मेरे दिल में जरा भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का दिल पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल को गले लगा लिया और दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया, अब कभी न कहना कि तुम्हारा मुंह न देखूंगा। इसके सिवा जो सजा आप देंगे वह मैं खुशी से कबूल करूंगा। श्रीकंठ ने कांपती हुई आवाज से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो अब ऐसी बातों का मौका ना आएगा। बेनी माधव सिंह बाहर से यह सब देख रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर खुश हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने यह वाकया सुना उसने इन अल्फाज में आनंदी की फैयाजी की दाद दी, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। सबसे पहले यह कहानी रिश्तों की जटिलताओं और पारिवारिक संबंधों की गहराई को उजागर करती है। आनंदी देवी एक समझदार और संवेदनशील महिला परिवार के कलह को सुलझाने की कोशिश करती है, जो यह दर्शाती है कि एक सशक्त महिला अपने परिवार में सामंजस्य बनाए रख सकती है। इसके अलावा यह कहानी मानवीय भावनाओं जैसे प्रेम, नफरत और पछतावे को बखूबी प्रस्तुत करती है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि रिश्तों में सम्मान और समझ कितनी महत्वपूर्ण है। लाल बिहारी और श्रीकंठ के बीच की संवादहीनता और मिसअंडरस्टैंडिंग हमें यह सिखाती है कि संवाद की कमी से रिश्तों में दरार आ सकती है। अंत में प्रेमचंद ने दिखाया है कि कठिनाइयों का सामना करके एकजुटता और सहानुभूति से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इस तरह बड़े घर की बेटी हमें रिश्तों की अहमियत और मानवीय भावनाओं की गहराई को समझाने के साथ साथ एकता और संवाद की आवश्यकता का संदेश देती है। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी बड़े घर की बेटी।